गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम टू SRS IAS एंड लॉ अकेडमी। हमने जो है हमारा इन्वायरमेंट वाला मॉड्यूल जो है वो हमने स्टार्ट किया हुआ है और उसकी फर्स्ट क्लास जो है वो हमने लगाई थी। उसमें हमने जो है इन्वायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो हम कर रहे थे। लास्ट हमने रियो 10 जो है रियो प्लस 10 जो है वो हमने कवर कर लिया था, जो अर्थ समिट हुआ था 2002 में। नेक्स्ट अपना हेडिंग डालो MDGs, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। टाइम पीरियड लिखो इसका 2000 से लेके 2015 के बीच। तो 2000 में ईयर जब 2000 जब स्टार्ट हुआ तब ये गोल जो है कुछ मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स जो है वेरियस कंट्रीज को दिए गए, जिनमें जो है जैसे कि आपका पॉवर्टी होगी, एक्सट्रीम पॉवर्टी होगी, उसको एरेडिकेट करना है, या फिर आपका जीरो हंगर जो है उसको लेके आना है। तो इस तरीके के कुछ गोल्स जो हैं ये वेरियस कंट्रीज को जो है डेवलप्ड एज वेल एज डेवलपिंग कंट्रीज जो है इनको ये गोल्स जो है ये दिए गए। इनको टारगेट ये दिया गया कि इनको 2015 तक ये गोल्स जो है इनको अचीव करना है, लेकिन क्योंकि गोल्स जो थे वो इतने हार्ड जो है वो नहीं थे, तो इस वजह से उन्होंने अपने टाइम लिमिट से पहले ही इन गोल्स को जो है वो अचीव कर लिया था मोस्ट ऑफ द कंट्रीज ने। तो लिखो इसके बारे में अब। इन सितंबर 2000 building upon the decades of major UN conferences, and summits, world leaders came together at UN headquarters at New York to adopt MDGs, Millennium Development Goals. Next point, there are total 8 MDGs. There are total 8 MDGs. टाइमलाइन लिखो 2000 से 2015 तक। गोल्स कौन कौन से गोल्स लिख लो। टू इरेडिकेट एक्सट्रीम पॉवर्टी, एक्सट्रीम पॉवर्टी। तो यहां पे सिर्फ और सिर्फ एक्सट्रीम पॉवर्टी की बात होती है, ठीक है। तो जो उसके बाद जो है ये क्योंकि इजीली जो है वो इसको इरेडिकेट कर दिया जाएगा, इस वजह से इस बार जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स रखे जाएंगे 2015 के बाद, जिनको 15 साल के अंदर अंदर अचीव करना है 2030 तक आते आते, तो उसमें जो है किसी भी तरीके की पॉवर्टी जो है उसको जो है वो हमें रिमूव करना है कि पॉवर्टी जो है वो किसी भी तरीके की पॉवर्टी जो है वो एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए, ठीक है। पॉवर्टी में भी वेरियस आपकी टाइप्स होती हैं, जैसे रिलेटिव पॉवर्टी होगी या और भी बहुत तरीके की पॉवर्टी जो है वो आपकी एग्जिस्ट करती है। तो हमें जो है किसी भी तरीके की पॉवर्टी जो है हमारी इस दुनिया पे अर्थ के ऊपर जो है वो ना रहे, ये है आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ठीक है। फिलहाल के लिए हम लिख रहे हैं मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक्सट्रीम पॉवर्टी की बात हुई थी। लिखो टू इरेडिकेट एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड हंगर, ये था आपका फर्स्ट गोल, फर्स्ट MDG। सेकेंड लिखो टू अचीव यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन, टू अचीव यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन। थर्ड लिखो टू प्रमोट जेंडर इक्वालिटी, टू प्रमोट जेंडर इक्वालिटी एंड एम्पावर वुमेन, एंड एम्पावर वुमेन। फोर्थ लिखो टू रिड्यूस चाइल्ड मोर्टेलिटी, टू रिड्यूस चाइल्ड मोर्टेलिटी। फिफ्थ लिखो टू इंप्रूव मैटरनल हेल्थ, टू इंप्रूव मैटरनल हेल्थ। सिक्स्थ लिखो टू कॉम्बैट HIV एड्स, टू कॉम्बैट HIV एड्स एंड अदर डिजीजेस। सेवेंथ लिखो टू इंश्योर एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी, और लास्ट लिखो एट्थ टू डेवलप अ ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर डेवलपमेंट, टू डेवलप अ ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर डेवलपमेंट। ये गोल्स इतने इजी थे कि ये टाइम से पहले ही जो है इनको अचीव कर लिया गया। देन उसके बाद जो है रियो प्लस 20 जो है वो होता है। नेक्स्ट हेडिंग डालो रियो प्लस 20। इसमें लिखो रियो प्लस 20 वॉज अ Rio plus 20 was a 20-year follow-up
20-year follow-up to a Earth Summit to the Earth Summit करो, to the Earth Summit 1992 full stop. It was hosted by Brazil. It was hosted by Brazil, Rio de Janeiro. नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट पॉइंट इसी का, it reaffirmed the commitment of Agenda 21. नेक्स्ट लिखो पेज, PAGE, कैपिटल में लिखना, PAGE फुल फॉर्म क्या है इसकी, पार्टनरशिप फॉर एक्शन टू ग्रीन इकोनॉमी, पार्टनरशिप फॉर एक्शन टू ग्रीन इकोनॉमी लिखो, launched in 2013, comma, it was a direct response to Rio Plus 20 declaration, full stop. Next point, Rio Plus 20 declaration called upon the UN and international community to aid developing countries in adopting and implementing green economy policies and strategies. इसमें सारी जगह जो है ग्रीन इकोनॉमी की बात होगी and strategies. Next point, it support nations in reframing economic policies and practices around sustainability. Economic policies and practices around sustainability. Next लिखो, page seeks to assist countries in achieving Sustainable Development Goals Agenda, SDG agenda, स्पेशली SDG 8 कि SDG जो हमें अचीव करने हैं उसके लिए कोई फाइनेंशियल एड जो है वो भी ज़रूरत होगी, तो वो जो है वो कहाँ से अचीव की जाएगी, पेज से। ये कंट्रीज जो होंगी उनको असिस्ट करेगा ताकि वो जो है अपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है उनको अचीव कर सकें। लिखो, SDG 8 प्रमोट, AID 8 प्रमोट sustained, exclusive and sustainable economic growth and productive employment स्टार मार्क करके लिख लो। ग्रीन इकोनॉमी क्या है, ग्रीन इकोनॉमी का मतलब क्या है, लिखो डीकार्बनाइजिंग द वर्ल्ड्स इकोनॉमी, कि दुनिया की इकोनॉमी से कार्बन जो है उसको रिमूव करना है हमें, डीकार्बनाइजिंग द वर्ल्ड इकोनॉमी। नेक्स्ट लिखो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, टाइम पीरियड लिखो 2015 से 30, 2015 टू 2030 लिखो। द UN 2030 agenda for sustainable development was launched in 2015 was launched in 2015.
full stop. Next point, the sustainable development goals are collection of 17 global goals. Sustainable development goals are collection of 17 global goals and 169 targets. तो मैंने आपको कल बताया था ना कि इसमें 17 गोल हैं और 169 टारगेट्स हैं. The sustainable development goals are collection of 17 global goals and 169 targets set up by the United Nations General Assembly (UN) General Assembly in 2015 for the year 2030. कौन कौन से गोल्स हैं? गोल्स लिखो. सबसे पहला लिखो नो पॉवर्टी. फर्स्ट है नो पॉवर्टी, सेकंड है नो हंगर, थर्ड है गुड हेल्थ, फोर्थ है क्वालिटी एजुकेशन, फिफ्थ है जेंडर इक्वालिटी, सिक्स्थ है क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, सेवंथ है क्लीन एनर्जी, एट्थ है गुड जॉब्स एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, नाइन्थ है इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, टेंथ है रिड्यूस इनइक्वालिटीज, 11th है सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज, 12th है रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन, 13th है प्रोटेक्ट द प्लेनेट, 14th है लाइफ बिलो वाटर, 15th है लाइफ ऑन लैंड, 16th है पीस एंड जस्टिस एंड 17th है पार्टनरशिप फॉर द गोल्स. इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो है इनके नंबर जो है कुछ गोल्स जैसे हमारे इंपॉर्टेंट है, जैसे पॉवर्टी वाला इंपॉर्टेंट है, हंगर वाला इंपॉर्टेंट है, गुड हेल्थ इंपॉर्टेंट है, फोर्थ इंपॉर्टेंट है क्वालिटी एजुकेशन, फिफ्थ है जेंडर इक्वालिटी, ये इंपॉर्टेंट है. इनको जो है आप एज इट इज ही अपने जो आपका जो टॉपिक होता है सोशल इश्यूज, वहां पे आप इनको डायरेक्टली यूज कर सकते हो. और उसके साथ साथ जो आपका ऐसे जो आपने लिखना होता है वहां पे भी आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, अगर आपको नंबर वाइज याद होंगे, शुरू के 5 तो आपको याद होने चाहिए, ठीक है. उसके बाद जो और इंपॉर्टेंट है 16th वाला इंपॉर्टेंट है, ठीक है. 16th था पीस एंड जस्टिस और 17th पार्टनरशिप फॉर द गोल्स. तो ये जो है ये आपको याद होने चाहिए. 7th भी इंपॉर्टेंट है, 7th है आपका क्लीन एनर्जी. तो ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो जनरली न्यूज में रहते हैं, जिनके ऊपर क्वेश्चन जनरली पूछ लिए जाते हैं. तो आपको जो है ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर वाइज जो है, ये जो गोल्स मैंने अभी बाद में बताए, शुरू के 5, देन 7th एंड देन 16th और 17th, तो इनको जो है ये आपको नंबर वाइज जो है ये पता होना चाहिए. नेक्स्ट आ जाओ IUCN. लिखो नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन IUCN, फुल फॉर्म लिखो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज. इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज. लिखो it was founded in October 1948 as International Union for Protection, as पहले इसका नाम IUPN हुआ करता था, International Union for Protection of Nature, International Union for Protection of Nature, ब्रैकेट में लिख लो IUPN. After an international conference in France, its name was changed to IUCN. कब चेंज हुआ? 1956 में. In 1956.
हेडक्वार्टर्स लिखो इसके, ग्लैंड जिनेवा स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड में एक जगह है जिनेवा, जिनेवा में एक जगह है ग्लैंड, ठीक है, तो वहां पे इसके हेडक्वार्टर्स है। विजन लिखो इसका, विजन कई बार डायरेक्ट एज इट इज विजन ही पूछ लेते हैं, कई बार इसका मिशन जो है, क्या मिशन है इसका, वो पूछ लेते हैं, तो हम दोनों लिखेंगे। विजन लिखो, अ जस्ट वर्ल्ड, अ जस्ट वर्ल्ड that values and conserve nature, that values and conserve nature, ये था इसका विजन। नेक्स्ट लिखो मिशन, इसका मिशन लिखो, टू इन्फ्लुएंस कॉमा encourage and assist societies throughout the world to conserve integrity and diversity of nature and to ensure that use of natural resources is equitable and ecologically sustainable Next point, it is a neutral forum of government, NGO, scientists, business leaders। इसमें ना इन्होंने सबको इन्वॉल्व किया हुआ है, बिजनेस लीडर्स एंड लोकल कम्युनिटीज टू फाइंड practical solutions to conservation and development challenges, full stop। next point, its members include both states and NGOs। नेक्स्ट लिखो IUCN रेड डाटा बुक। ये एक रेड डाटा बुक जो है वो पब्लिश करती है, जिसमें जितनी भी हमारी स्पीसीज जो अभी तक हमें मिली हैं उनको जो है वेरियस लिस्ट के अंदर जो है वो रखा जाता है। जैसे कौन सी जो आपकी स्पीसीज जो है अगर वो एक्सटिंक्ट हो गई है तो उसे एक्सटिंक्ट में रख दिया जाएगा, अगर वो एक्सटिंक्ट होने वाली है, उसके एक्सटिंक्ट होने की कगार पे है तो उसे एक्सटिंक्ट एंड वाइल्ड जो है वहां पे रख दिया जाएगा, या क्रिटिकली इंडेंजर्ड जो है उस कैटेगरी में रख दिया जाएगा। अब उनके लिए क्या क्या क्राइटेरिया होता है वो आगे जाके देखते हैं, लेकिन उससे पहले लिख लो IUCN रेड डाटा बुक। IUCN रेड डाटा बुक लिखो। फर्स्ट, it contains information of the status of different kinds of species, different kind of species। next लिखो, next point, it was first issued in 1966 by IUCN Special Survival Commission as a guide for formulation, preservation and management of species, next point, criteria for categories of species in red data book। तो किस किस क्राइटेरिया पे उन्हें डिफरेंशिएट किया जाता है। फर्स्ट लिखो, restricted geographical range, कि अगर वो एक ही ज्योग्राफिकल रेंज के ऊपर जो है वो रिस्ट्रिक्ट हो चुकी हैं, वहीं पे पाई जाती हैं, वहीं पे मिलती हैं, या वहीं पे पैदा होती हैं, वहीं पे मर जाती हैं, तो उनको जो है
उसके अकॉर्डिंग जो है इनको डिफरेंशिएट किया जाएगा। पहला क्राइटेरिया ये होगा। सेकंड क्राइटेरिया पॉपुलेशन रिडक्शन। अगर उनकी पॉपुलेशन में जो है वो काफी ज्यादा रिड्यूस जो है उनकी पॉपुलेशन होती जा रही है तब भी उसे जो है डेटा बुक में लिखा जाएगा। नेक्स्ट स्मॉल पॉपुलेशन साइज। अगर किसी पर्टिकुलर स्पीसीज का पॉपुलेशन साइज जो है बहुत ज्यादा स्मॉल है तब उसको रेड डेटा बुक में रखा जाएगा। स्मॉल पॉपुलेशन साइज। लास्ट लिखो क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वांटिटेटिव एनालिसिस। नेक्स्ट आओ कैटेगरीज। कैटेगरीज लिखो अ टैक्सन इज एक्सटिंक्ट। अ टैक्सन इज एक्सटिंक्ट। टैक्सन होता है आपका स्पीसीज, ब्रैकेट में स्पीसीज लिख लो। टैक्सन इज एक्सटिंक्ट कब उसे एक्सटिंक्ट मान लिया जाएगा? when there is no reasonable doubt, when there is no reasonable doubt that last individual has died, कि उस पर्टिकुलर स्पीसीज का लास्ट इंडिविजुअल जब मर जाएगा, जब पता है कि कोई भी डाउट नहीं है कि वो जो है वो मर चुका है, तब उस पर्टिकुलर कैटेगरी जो होगी उसको एक्सटिंक्ट में रख दिया जाएगा। उसके अलावा ये जितनी भी कैटेगरीज हम कर रहे हैं इसके रिगार्डिंग न्यूज जो है वो हम बनाते रहते हैं। तो आपको क्या करना है, जैसे ही कोई भी स्पीसीज के बारे में न्यूज आएगी कि ये पर्टिकुलर स्पीसीज जो है ये वल्नरेबल कैटेगरी में है, या कोई नई स्पीसीज मिलती है, या कोई स्पीसीज जो होती है वो एक्सटिंक्ट हो जाती है, या वहां से पर्टिकुलर जगह से गायब हो जाती है, तो जो है आपको उसको जो है इसके सामने जो है वो आपको नोट डाउन कर देना है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड आपसे सवाल जो है वो यूपीएससी या पीपीएससी इस तरीके से पूछती है कि कोई पर्टिकुलर स्पीसीज अगर उसने अपनी कैटेगरी चेंज की है, कैटेगरी चेंज करने का मतलब क्या है कि पहले वो जो है एक्सटिंक्ट कैटेगरी में थी, लेकिन क्या हुआ कि उसका कोई ना कोई उस स्पीसीज का कोई ना कोई आप कह सकते हो कि कोई जानवर जो है वो आपको मिल गया, तो आप जो है अब वो एक्सटिंक्ट की कैटेगरी में नहीं रहेगा। ठीक है, अब या तो वो एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड की कैटेगरी में आ जाएगा या फिर क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी जो है वो वहां पे वो फॉल हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो है जैसे ही ऐसा कुछ होगा तो वो न्यूज में आ जाएगा, न्यूज में आएगा तो हम उसके ऊपर जो है क्लास बना देंगे। तो आपको जो है जो एनवायरमेंट से के रिगार्डिंग जो है करंट अफेयर जो है वो आपको इस तरीके से तैयार करने हैं। सबसे पहले अगर कोई स्पीसीज आती है न्यूज में उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अगर कोई रिपोर्ट जो जितनी भी अभी हम ऑर्गेनाइजेशन की है और हम कर रहे हैं आगे, इनके ऊपर कोई भी रिपोर्ट आ जाती है वो आपको कवर करनी है। उसके अलावा कोई भी आपका जो नेशनल पार्क हो गया या बायोस्फीयर रिजर्व हो गया, अगर वो न्यूज में आता है तो उसके बारे में जो है वो आपको पता होना चाहिए। अब उसके अंदर से कोई ना कोई रिवर वगैरह जो है वो जाती होगी या कोई ना कोई लेक जो है वो सिचुएटेड होगी, तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। क्या वो वेटलैंड की कैटेगरी, रामसर वेटलैंड की कैटेगरी में आती है नहीं आती, वो आपको पता होना चाहिए। उस पर्टिकुलर जगह से उस पर्टिकुलर आपका जो ये है नेशनल पार्क या बायोस्फीयर रिजर्व है, उस पर्टिकुलर जगह से कोई ना कोई आपकी रिवर जो है वो पास होती होगी, तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। देन वो रिवर उसके नॉर्थ से पास होती है या जो साउथ है वहां से पास होती है वो पता होना चाहिए, ईस्ट से पास होती है या वेस्ट से पास होती है वो जो है वो आपको पता होना चाहिए। अब जो आपके नेशनल पार्क्स होते हैं ये न्यूज में किस तरीके से आते हैं, होता क्या है कि इन नेशनल पार्क्स में कई बार क्या होता है कि शिकारी जो है वो आ जाते हैं किसी भी तरीके से और वहां पे जो है जानवर जो है वो मर जाते हैं, या फिर कोई डिजीज वहां पे आ जाती है जिस वजह से वहां पे जानवरों की डेथ जो है वो हो जाती है, जिस वजह से वो पर्टिकुलर एनिमल स्पीसीज न्यूज में आ जाती है। और उसी के साथ साथ वो जो पर्टिकुलर जो जगह होती है, स्पेशली आपका जो नेशनल पार्क या बायोस्फीयर रिजर्व होता है, वो न्यूज में आ जाता है। तो उनके ऊपर हम क्लास जो है वो बना देते हैं और आपको उस क्लास को जो है वो नोट डाउन करना होता है। ठीक है, उसके अलावा कई बार क्या होता है कि जो आपकी स्पीसीज होती हैं, एलियन स्पीसीज जो होती है वो इंट्रोड्यूस हो जाती है किसी ना किसी नेशनल पार्क में। ठीक है, तो उनके ऊपर भी जो है वो आपको ध्यान रखना है, वो भी आपके एनवायरनमेंट का ही पार्ट है, उनके ऊपर भी क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, अब लिखो लास्ट इंडिविजुअल हैज डाइड। नेक्स्ट पॉइंट, एग्जॉस्टेड सर्वेज indicate that they failed to record the individual throughout its historic range. Next लिखो extinct in the wild. लिखो a taxon is TAXON. A taxon is extinct in the wild when it is known only to survive in captivity. Extinct in the wild का मतलब क्या होता है कि मान लो
कोई स्पीसीज है, ठीक है, लेकिन वो जनरली जो है वो जंगलों वगैरह में नहीं पाई जाती, उसे स्पेशली एक पर्टिकुलर जगह पे ही रखा जा सकता है, जैसे जू हो गए, या उसको ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवा के कि उसको ये ना लगे कि मैं जो है मैं जंगल में हूँ, और इस तरीके का एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवा के, क्योंकि दूसरे जानवर जो है क्योंकि उसकी पॉपुलेशन बहुत थोड़ी रह गई है, ठीक है, वो एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड में ही पाए जाते हैं। एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड में पाए जाने का मतलब क्या है कि उनको ऐसा एनवायरनमेंट जो है वो जो हमारे ये जो जानवरों को कंजर्व करते हैं या ऐसी एनजीओ, वो स्पेशली ताकि वो जिंदा रह पाए उसको स्पेशली एक अलग एनवायरनमेंट जो है वो क्रिएट करके दिया जाता है, और उस एनवायरनमेंट में इस चीज का भी ध्यान रखा जाता है कि उसको प्रॉपर फूड मिले, दूसरा कोई दूसरा जानवर जो है वो वहां पे ना आ पाए ताकि उसकी जो है कहीं उसका शिकार जो है वो हो जाए, ठीक है। तो उस चीज को कहते हैं एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड। जब उसको क्या कहते हैं वाइल्ड में जो है वो एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड का मतलब क्या होता है कि वाइल्ड में जो है यानी कि जंगलों वगैरह में जो है वो एक्सटिंक्ट हो चुका है, लेकिन उसे स्पेशली जो है एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवा के जो है किसी स्पेशल जगह पे जो है वो रखा गया है, तो उसको कहते हैं एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड। देखो, अ टैक्सन इज एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड व्हेन इट इज नोन ओनली टू सर्वाइव इन कैप्टिविटी well outside its historic range, well outside its historic range। थर्ड लिखो critically endangered, critically endangered लिखो, a taxon is critically endangered, taxon is critically endangered when the best available evidence indicates that it meet any of the following criteria, तो क्राइटेरिया कौन कौन सा है? फर्स्ट लिखो, रिडक्शन इन पॉपुलेशन more than 90% over last 10 years। पिछले 10 सालों में अगर उस पर्टिकुलर स्पीसीज की पॉपुलेशन जो है अगर वो 90% से डिक्रीज हो गई है, तब उसको जो है वो हम कहां रखेंगे? क्रिटिकली इंडेंजर्ड में, ठीक है। तो पहली क्राइटेरिया ये हो गया, ओवर द लास्ट 10 years। नेक्स्ट लिखो, सेकंड, पॉपुलेशन साइज जो है वो कितना रह गया है? नॉट लेस देन 50 मैच्योर इंडिविजुअल्स, कि उसके सिर्फ 50 मैच्योर इंडिविजुअल्स ही बचे हैं, तब भी उसको जो है कहां रख दिया जाएगा? क्रिटिकली इंडेंजर्ड में। अगर उसका पॉपुलेशन साइज जो है वो है नॉट लेस देन 50 मैच्योर इंडिविजुअल्स, देन उसको क्रिटिकली इंडेंजर में रख दिया जाएगा। थर्ड लिखो, थर्ड, क्वांटिटेटिव एनालिसिस शोज दैट showing that probability of extinct in the wild of at least 50% in next 10 years, कि प्रोबेबिलिटी ये है 50% प्रोबेबिलिटी है, कम से कम 50% प्रोबेबिलिटी है कि वो अगले 10 सालों में यहां से शिफ्ट होके एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड में चला जाएगा, ठीक है, तब भी उसको जो है क्रिटिकली इंडेंजर्ड में रख दिया जाएगा। नेक्स्ट लिखो, फोर्थ कैटेगरी, इंडेंजर्ड लिखो, अ टैक्सन इज इंडेंजर्ड if it meets the following criteria। फर्स्ट लिखो, रिडक्शन इन पॉपुलेशन more than 70% ओवर लास्ट 10 years। यहां पे कितना था? अगर पॉपुलेशन ज्यादा 90% से ज्यादा पॉपुलेशन जो है वो रिड्यूस हो गई, तब वो जो है क्रिटिकली इंडेंजर्ड में रख दिया जाएगा। अगर 70% से ज्यादा डिक्रीज हो गई पॉपुलेशन पिछले 10 सालों में, तो उसको इंडेंजर्ड कैटेगरी में रखेंगे। सेकेंड लिखो, पॉपुलेशन साइज।
ये लिख लिया फर्स्ट, रिडक्शन इन पॉपुलेशन मोर देन 70% ओवर लास्ट 10 ईयर्स, ओवर लास्ट 10 ईयर्स। नेक्स्ट लिखो पॉपुलेशन साइज। तो यहां पे कितना था, 50 मैच्योर इंडिविजुअल अगर बचे हैं तब उसको क्रिटिकली इंडेंजर्ड में रखा जाएगा, और अगर 250 मैच्योर इंडिविजुअल्स ही बचे हैं, 250 मैच्योर इंडिविजुअल्स, तब उनको इंडेंजर्ड में रखा जाएगा। तो लिखो पॉपुलेशन साइज नो लेस देन नहीं, नंबर लेस देन, पॉपुलेशन साइज ब्रैकेट में लिखो नंबर लेस देन 250 मैच्योर इंडिविजुअल्स, 250 मैच्योर इंडिविजुअल्स। थर्ड लिखो क्वांटिटेटिव एनालिसिस showing that probability of extinct in the wild of at least 20% within next 20 years, कि अगले 20 सालों के अंदर 20% प्रोबेबिलिटी है कि वो जो है एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड में चले जाएंगे, तब भी उनको इंडेंजर्ड कैटेगरी में रख दिया जाएगा। ठीक है, अगर प्रोबेबिलिटी अगले 10 सालों में 50% की हो, तब उसको कहां पे रखा जाएगा, इंडेंजर्ड में, क्योंकि प्रोबेबिलिटी है कि वो एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड में 50% प्रोबेबिलिटी है कि वो अगले 10 सालों में एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड में चले जाएंगे। ठीक है, तब उसको जो है क्रिटिकली इंडेंजर्ड में रखा जाएगा। अगर प्रोबेबिलिटी है कि 20% प्रोबेबिलिटी है कि अगले 20 सालों में वो एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड में चले जाएंगे, तब उनको इंडेंजर्ड में रखा जाएगा। नेक्स्ट लिखो वल्नरेबल, नेक्स्ट कैटेगरी, फिफ्थ कैटेगरी वल्नरेबल। लिखो अ टैक्सन इज वल्नरेबल, टैक्सन इज वल्नरेबल if it meets the following criteria, first लिखो reduction in population by 50% in last 10 years, reduction in population by 50% over last 10 years, by 50% नहीं, more than 50% लिखो, more than 50% over last 10 years. Next लिखो population size लिखो number less than 1000 mature individuals, 1000 mature individuals. Third लिखो quantitative analysis showing probability of extinct in the wild कितनी है, 10%, at least 10% within next 100 years. ठीक है, कि 10% प्रोबेबिलिटी है कि वो एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड में जा सकते हैं अगले 100 साल के अंदर। नेक्स्ट लिखो नियर थ्रेटन्ड, सिक्स्थ कैटेगरी नियर थ्रेटन्ड। लिखो अ टैक्सन इज नियर थ्रेटन्ड when it is evaluated against the criteria but does not qualify for vulnerable now, but it is close to qualifying, or is likely to get qualify for in the near future, कि जब हमने नियर थ्रेटन में कोई किसी कैटेगरी को कब रखा जाएगा, किसी भी स्पीसीज को, कि जब हमने उसका एनालिसिस किया, ठीक है, तो हमने देखा कि वो वल्नरेबल कैटेगरी में तो नहीं आ रहा, लेकिन अगर हमने उसकी प्रोटेक्शन नहीं की तो वो जो है वल्नरेबल कैटेगरी में फॉल कर सकता है। ठीक है, तो उसको जो है वो हम नियर थ्रेटन जो है उस कैटेगरी में रखेंगे।
लास्ट लिखो लीस्ट कंसर्न। लीस्ट कंसर्न, लीस्ट कंसर्न वो स्पीसीज होती है जिनकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, उसके ऊपर जो है कोई भी कंसर्न जो है वो नहीं दिखाया जाता, उनको जो है लीस्ट कंसर्न कैटेगरी जो है वो क्या दिया जाता है। देखो लीस्ट कंसर्न, अ टैक्सन इज लीस्ट कंसर्न if it doesn't qualify, if it doesn't qualify for any of the above criteria, full stop. Widespread and abundant taxon, widespread and abundant taxon are included in this category, are included in this category. नेक्स्ट लिखो डेटा डेफिशिएंट, डेटा डेफिशिएंट, 8th कैटेगरी है डेटा डेफिशिएंट। लिखो अ टैक्सन इज डेटा डेफिशिएंट, टैक्सन इज डेटा डेफिशिएंट व्हेन देयर इज इनएडिक्वेट इंफॉर्मेशन, व्हेन देयर इज इनएडिक्वेट इंफॉर्मेशन, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट असेसमेंट, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट असेसमेंट of its risk of extinction, of its risk of extinction based on its distribution, based on its distribution। जब किसी के बारे में प्रॉपर डेटा नहीं हो तो उसको जो है डेटा डेफिशिएंट में रखा जाता है। नेक्स्ट लिखो नॉट इवेल्युएटेड, नेक्स्ट कैटेगरी नॉट इवेल्युएटेड। जो 3 इंपॉर्टेंट कैटेगरीज है वो यही है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड, इंडेंजर्ड और वल्नरेबल। नेक्स्ट लिखो नॉट इवेल्युएटेड, लिखो the taxon is not evaluated in this criteria, taxon is not evaluated in this criteria, ठीक है, उनको evaluate ही नहीं किया जाता। नेक्स्ट लिखो the main areas of IUCN, नेक्स्ट हेडिंग the main areas of IUCN। तो 3 मेन एरियाज हैं इसके। फर्स्ट लिखो साइंस, साइंस लिखो it prepares रेड डेटा बुक, जो ये वाला एरिया है ये रेड डेटा बुक को प्रिपेयर करता है, prepares रेड डेटा बुक। नेक्स्ट लिखो एक्शन, एक्शन लिखो हंड्रेड्स ऑफ कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स, हंड्रेड्स ऑफ कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स थ्रू आउट द वर्ल्ड, थ्रू आउट द वर्ल्ड। नेक्स्ट लिखो इन्फ्लुएंस, इन्फ्लुएंस लिखो थ्रू कलेक्टिव स्ट्रेंथ, थ्रू कलेक्टिव स्ट्रेंथ ऑफ 1200 गवर्नमेंट, 1200 government and non-government organizations, नेक्स्ट लिखो जो ऑर्गेनाइजेशन है वो है WWF, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, WWF। लिखो इट इज एन इंटरनेशनल NGO, इट इज एन इंटरनेशनल NGO founded in 1961, international NGO founded in 1961, working in the field of wildlife prevention and reduction of human impact, on environment, full stop। It was originally named as World Wildlife Fund, which remained its original name in Canada and USA, तो जो वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर जो है WWF, उसको बाकी देशों में जो है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर ही कहा जाता है, लेकिन शुरू में इसका नाम जो है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड जो है वो हुआ करता था। कनाडा और यूएसए में आज भी इसको वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड जो है उसी के नाम से जाना जाता है। हेडक्वार्टर्स लिख लो इसके ग्लैंड, स्विट्जरलैंड, ग्लैंड स्विट्जरलैंड। मिशन लिखो टू स्टॉप द डिग्रेडेशन ऑफ planets, natural environment and to build a future
and to build a future in which humans can live in harmony, in which humans can live in harmony. नेक्स्ट पॉइंट ऑब्जेक्टिव लिखो, इसका ऑब्जेक्टिव लिखो, कंजर्विंग द वर्ल्ड्स बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, कंजर्विंग द वर्ल्ड्स बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ये पहला ऑब्जेक्टिव है। सेकेंड लिखो, इंश्योरिंग द यूज ऑफ रिसोर्सेज इन नेचुरल रिसोर्सेज इन ensuring the use of natural resources in sustainable manner. Third लिखो, promoting reduction of pollution and wasteful consumption. उसके अलावा WWF जो है ये लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट जो है ये देता है, ठीक है। तो जब भी लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट जो है ये हमारा जो एनवायरमेंटल इश्यूज जो है हम इसको वहां पे कवर करेंगे। इसके दो पार्ट्स होते हैं। ये रिपोर्ट जो है हर 2 साल बाद जो आती है। इसकी फर्स्ट रिपोर्ट जो है 1988 को आई थी, ठीक है। तो उसके बाद लगातार हर 2 साल बाद जो है लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट जो है वो आपकी आती है। उसमें 2 कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है आपका लिविंग प्लैनेट इंडेक्स, ठीक है, वो दिया जाता है, और दूसरा होता है इकोलॉजिकल फुटप्रिंट कैलकुलेशन। इसमें जो लिविंग प्लैनेट इंडेक्स होता है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट ऑफ कैलकुलेशन जो है वो ऐसा जितनी इंपॉर्टेंट जो है वो नहीं होती। सेकेंड जो ये इनके द्वारा एक चीज जो है वो सेलिब्रेट की जाती है या उसको जो है ऑब्जर्व किया जाता है वो होता है आपका अर्थ आवर, ठीक है। तो जो आपका जो लास्ट सैटरडे होता है मार्च का, उस दिन जो है रात को 8:30 से लेकर 9:30 तक जो है वो आपको बोला जाता है कि आपको अपनी लाइट जो है वो बंद करनी है, ठीक है। तो ये जो है ये हर साल जो है ये लास्ट सैटरडे होता है जब मार्च का, वहां पे जो है इसको ऑब्जर्व जो है वो किया जाता है। मैं इसके बारे में आपको लिखवा देता हूं, लेकिन जिस साल भी आपको एग्जाम देना है उस साल का आपको थीम वो जो है वो आपको पता होना चाहिए। जैसे 2022 का थीम था शेप आवर फ्यूचर, अभी क्योंकि 2023 जो है वो चल रहा है तो इस साल जो है उसका थीम जो है वो अलग होगा। अब एग्जाम जो है आपको कब होता है वो उसके अकॉर्डिंग जो है वो उसका थीम जो है वो आप अलग से साइड पे नोट डाउन कर लीजिएगा। इसमें होता क्या है अर्थ आवर में, इसके ऊपर क्वेश्चन जो है जनरली पूछ लिया जाता है, तो वो जो है वो मैं आपको करवा देता हूं, ठीक है। तो लिखो, इट बिगैन इन सिडनी in 2007. Now the number of countries taking part in Earth hour has grown over 180. The Earth hour is observed on the last Saturday of March from 8:30 p.m. to 9:30 p.m. local time. From 8:30 p.m. to 9:30 p.m. local time. Next point, Earth hour is not about how much energy is saved during the hour. Rather it is a chance to put the spotlight on the issues facing the planet, facing the planet, and to inspire millions across the world to live more sustainable. Next organization लिखो, Convention on Conservation of Migratory Species. Convention on Conservation of Migratory Species. इसके बारे में लिखो, it was signed in 1979
It was signed in 1979 in Bonn, Germany. Bonn, Germany. And enforced in 1983. And enforced in 1983. Full stop. It is also known as Bonn Convention. It is also known as Bonn Convention. लिखो, it is concluded under the aegis of UNEP, United Nations Environmental Program. UNEP. Full stop. Only global and UN based intergovernmental organization. Only global and UN based intergovernmental organization established exclusively for conservation of terrestrial, aquatic and avian migratory species throughout their range. Next लिखो, global environment facility. लिखो, its main aim is to protect global environment and to promote sustainable development. ये next organization है आपकी global environment facility. The main aim is to protect global environment and to promote sustainable development. Full stop. Headquarters लिखो, Washington, US. Next point, it provides grants to developing countries for 6 designated focal areas. कौन से एरियाज हैं वो? सबसे पहला लिखो बायोडाइवर्सिटी, सेकंड लिखो क्लाइमेट चेंज, थर्ड लिखो इंटरनेशनल वाटर, फोर्थ लिखो ओजोन डिप्लीशन, फिफ्थ लिखो लैंड डिग्रेडेशन और लास्ट लिखो persistent organic pollutants, POP जिनको बोलते हैं ना, persistent organic pollutants. Next point लिखो, GEF act as financial mechanism for following conventions. कौन सी है लिखो? फर्स्ट, Convention on Biological Diversity, CBD, Convention on Biological Diversity. Next लिखो, UN Convention to combat desertification. Next लिखो, Stockholm Convention on POPs. POPs क्या है? Persistent Organic Pollutants. नेक्स्ट लिखो मिनामाटा कन्वेंशन। लास्ट लिखो UNFCCC। नेक्स्ट कुछ ऑर्गेनाइजेशंस लिख लो, इनको हम दोबारा भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले लिखो कन्वेंशन है, 3 कन्वेंशंस में आपको लिखवा रहा हूं हैजार्डस मटेरियल्स के लिए, ठीक है? तो लिख लो कन्वेंशन ऑन हैजार्डस मटेरियल। फर्स्ट लिखो स्टॉकहोम कन्वेंशन ऑन POPs। तो इन कन्वेंशन के बारे में ये पूछ लिया जाता है कि ये पर्टिकुलर कन्वेंशन जो है वो किसके साथ जो है डील करती है। तो ये किसको डील करती है? POPs को, ठीक है? पर्सिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स।
इसको अडॉप्ट किया गया था, अडॉप्टेड ऑन 22 मई 2001, 22 मई 2001। हेडक्वार्टर्स है इसके स्टॉकहोम स्वीडन में, हेडक्वार्टर्स इन स्टॉकहोम स्वीडन। इट केम इनटू फोर्स ऑन May 2004, May 2004। सेकेंड कन्वेंशन लिखो बेसल कन्वेंशन, बेसल कन्वेंशन लिखो। टू कंट्रोल ट्रांसबाउंड्री मूवमेंट ऑफ हैजार्डस वेस्ट। इसमें क्या होता है कि जो आपकी डेवलप कंट्रीज जो है ना, जो हैजार्डस वेस्ट जो होता है उनको डेवलपिंग कंट्रीज में डंप करना शुरू कर दिया है इन्होंने, ठीक है। तो उसके लिए ये कन्वेंशन जो है बेसल कन्वेंशन ये बनाई गई थी। लिखो टू कंट्रोल द ट्रांसबाउंड्री मूवमेंट ऑफ हैजार्डस वेस्ट अडॉप्टेड ऑन 22 May 1989, adopted on 22 May 1989 by the conference of diplomats in Basel, 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 Switzerland। तो इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ है? बेसल, स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट लिखो रॉटरडैम कन्वेंशन लिखो। adopted in 1998 in Rotterdam, नीदरलैंड। ये भी किसके साथ डील करती है? हैजार्डस मटेरियल्स के साथ। लिखो इट केम इनटू फोर्स in 24th Feb 2004। नेक्स्ट लिखो एनवायरमेंट, एटमॉस्फेयर के लिए कुछ कन्वेंशंस का नाम लिखो। फर्स्ट लिखो वियना कन्वेंशन लिखो। अडॉप्टेड इन 1985, came into force in 1988 to protect ozone layer by reducing use of CFCs, chlorofluorocarbons, by reducing the use of CFCs। नेक्स्ट लिखो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ये थी फॉर द डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है ये आपकी वियना कन्वेंशन के दौरान दी गई थी, डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। नेक्स्ट आ जाओ क्योटो प्रोटोकॉल, इसके बारे में तो हम लिख चुके हैं। साइट्स भी हो गया है आपका। रामसार वेटलैंड जो है, रामसार कन्वेंशन लिख लो। कन्वेंशन ऑन वेटलैंड वैसे ही हम दोबारा भी करेंगे। कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स लिखो, रामसार ब्रैकेट में लिखो रामसार कन्वेंशन। लिखो साइंड इन रामसार ईरान में एक जगह है रामसार करके, वहां पे इसको साइन किया गया था 1971 में। लिखो ट्रीटी दैट प्रोवाइड, इट इज अ ट्रीटी दैट प्रोवाइड फ्रेमवर्क फॉर नेशनल एक्शन एंड इंटरनेशनल कॉपरेशन for the conservation and wise use of wetlands and their resources. Next point, India became party in 1981। Next लिखो कार्टिजिना प्रोटोकॉल on biosafety, also known as biosafety protocol,
also known as biosafety protocol. लिखो, it was adopted in 2000. It was adopted in 2000. Next point, it seeks to protect biological diversity from potential risk posed by posed by living modified organisms. नेक्स्ट लिखो, नगोया प्रोटोकॉल, NAGOYA, नगोया प्रोटोकॉल. लिखो, on assess and benefit sharing, it is an international treaty adopted under CBD क्या है? कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, CBD. In 2010 नगोया जापान. लिखो, नगोया प्रोटोकॉल on access to genetic resources and fair and equitable sharing of benefits arising from their utilization. ठीक है, तो ये थी सारी आपकी इन्वायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस. कुछ ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो भी रह गई हैं, वो हम जैसे जैसे हमारे टॉपिक जो है वो होते रहेंगे उनके साथ साथ भी हम कुछ ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो कवर करते रहेंगे. वैसे ऑलमोस्ट जो है 95% हम ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो हम कवर कर चुके हैं. एक दो जो रहती हैं या एक दो जो है हो सकता है इन्हीं ऑर्गेनाइजेशन में से एक दो ऑर्गेनाइजेशन हम दोबारा जो है अच्छे से डिस्कस कर लें. ठीक है, तो ये थी आपकी सारी क्लास इन्वायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस की. जो इससे नेक्स्ट वाली जो आपकी क्लास होगी वो क्लास होगी पॉल्यूशन की. ठीक है, तो वो जो है वो हम अब क्योंकि इसमें से जो आपके कोई भी क्वेश्चन जो है वो नहीं पूछे गए थे मेंस में, डायरेक्टली क्वेश्चन जो है इसमें से नहीं आता. अब जैसे पॉल्यूशन कवर करेंगे तो पॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, जो इनमें जो है रिपोर्ट्स वगैरह जो पब्लिश की जाएंगी इन्हीं की, उनको जो है जब हम पॉल्यूशन के मेन आंसर राइटिंग करेंगे तो वहां पे हम उन रिपोर्ट्स को जो है वो कोट करेंगे. ठीक है, कि वहां पे क्या क्या डेटा जो है वो हमने देखना है, वो सारा डेटा जो है वो आपका मेन आंसर राइटिंग में जो है वो आप वहां पे जो है वो कोट करोगे. ठीक है, तो एज सच ये ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन ये ऑर्गेनाइजेशंस कुछ ना कुछ रिपोर्ट जो है वो पब्लिश करती है. उन रिपोर्ट्स का डेटा जो है वो हम अपने आंसर्स में जो है उनको कोट करते हैं. ठीक है, तो ये ऑर्गेनाइजेशंस वाला चैप्टर जो था वो इसीलिए इंपॉर्टेंट था. ठीक है, तो ये था आपकी आज की क्लास. जो नेक्स्ट क्लास होगी वो पॉल्यूशन की होगी. 1 या 2 क्लासेस में पॉल्यूशन जो है वो खत्म कर देंगे, कोशिश करेंगे एक ही क्लास में फिनिश करने का. और अगर 2 क्लास लगती हुई तो उसकी काट के जो है, क्लास बड़ी होती हुई तो काट के उसकी 2 क्लासेस जो है वो बना दी जाएंगी. ठीक है, तो आज की जो आपकी क्लास थी वो यहीं तक थी. थैंक यू सो मच.